देश में लोकसभा चुनाव जारी। राम मंदिर, मटन, मछली, मंगलसूत्र सबका जो है इस्तेमाल हो रहा है हिंदू मुसलमान। लेकिन सत्ता पक्ष के लिए विशेष विशेष उत्साह नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश से जो जानकारी है और देश के कई सूबों से कि शहरी वोटर जो है बहुत कम निकल रहे हैं और जनता के बीच मुद्दे कई व्यापक हैं। इस पे भी चर्चा होगी, लेकिन महाराष्ट्र विशेष, महाराष्ट्र सामाजिक न्याय, सामाजिक क्रांति की भूमि रही। ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, अंबेडकर, तमाम लोग वहीं। बाबा साहब ने जाति के प्रश्न को एक राजनीतिक प्रश्न बनाया। महाराष्ट्र में कई संस्थाएं खोली, 3 पार्टी उन्होंने, पहले इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, फिर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और फिर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। लेकिन बाबा साहब के बाद रिपब्लिकन पार्टी का जो टूट-फूट हो गया, बिखर गया, उनके जीवन काल में ही वो दृष्टिगत हो रहा। उसके बाद महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक नया मोड़ आया जब दलित पैंथर का उदय हुआ और उस समय बहुत हलचल मची थी महाराष्ट्र और देश की पॉलिटिक्स में। लेकिन उसके बाद कहीं न कहीं वो पूरी दलित राजनीति आम तौर से अमूमन जनरली दक्षिण पंथ की ओर शिफ्ट होता दिखाई दिया। कई पार्टियां, कई संगठन, हजारों संगठन और दलित पैंथर से निकले लोग भी बाद में शिवसेना में शामिल हुए। नामदेव ढसाल, राजा ढाले, तमाम ये नाम है। अभी दलित राजनीति की क्या स्थिति है महाराष्ट्र में, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। हमारे साथ इस एपिसोड में वरिष्ठ लीडर, सीनियर लीडर सुभाषिनी अली जी। वैसे तो अभी चुनाव का माहौल है, लेकिन बगैर चुनाव के माहौल में भी पूरे देश भर में इनका भ्रमण होता रहता है और प्राइमरी इंफॉर्मेशन इनके पास होता है। अभी चुनाव के समय विशेष रूप से इनका दौरा जारी रहता है। तो इनसे समझने की कोशिश करें कि ओवरऑल देश का मिजाज कैसा है और दूसरा सामाजिक क्रांति की जो भूमि है, वहाँ दलित राजनीति कौन-सा करवट ले रही है। स्वागत है मैम, बहुत दिन बाद। नमस्ते, शुक्रिया, जी, नमस्ते। धन्यवाद। जी। चलिए, इनिशियल बैकग्राउंड मैंने बना दिया है, अब नाउ फ्लोर इज़ जी, योर्स। जी। एक चीज़ आपसे छूट गई कि जी। प्रकाश अंबेडकर जी जो हैं, उन्होंने पिछले 10-15 साल में एक तरह से अ, वंचित बहुजन को जोड़ करके एक राजनीति में मोड़ लाने की कोशिश की है महाराष्ट्र में। और उनको कई तरह से देखा जाता है। एक तो ये भी देखा जाता है कि जो पिछड़ों में जो अति पिछड़े हैं, उनका सवाल उन्होंने उठाया, जैसे धनगर समाज वगैरह-वगैरह। और दूसरी तरफ उन्होंने जो जिसको कहते हैं कि वोट काटने वाली पार्टी, उसके रूप में भी एक उनकी छवि बनी, खास तौर से पिछले चुनाव में। पिछले हुँ, चुनाव में उनका गठबंधन था ओवैसी के साथ, एमआईएम हुँ, के साथ। और उस गठबंधन का नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को कई सीटों में फ़ायदा मिला और ओवैसी को 1 सीट मिली, लेकिन प्रकाश अंबेडकर जी को तो 1 सीट भी नहीं मिल पाई। लेकिन बीजेपी को कई सीटें इस गठबंधन और जो वोट इन्होंने प्राप्त किया, काफ़ी अच्छा वोट मिला इनको, ख़ास तौर से ये जो विदर्भ और ये इलाका है। और बीजेपी को फ़ायदा काफ़ी मिला। जो ये बाद में अलग हुए, यानी एनसीपी, कांग्रेस और वो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना, मतलब इनको नुकसान हुआ उन सीटों पर। तो अब की बार बड़ी कोशिश हो रही थी कि ये जो विपक्षी पार्टियों का मोर्चा है, इसमें प्रकाश अंबेडकर जी को भी शामिल किया जाए। और काफ़ी काफ़ी लंबी-चौड़ी कई चक्र बातचीत चली, लेकिन उनकी जो सीटों की डिमांड थी, अब वो हो सकता है सही थी, नहीं थी, मैं नहीं जानती। लेकिन काफ़ी ज़्यादा सीटों की उनकी डिमांड थी और आखिर में वो बातचीत सीट के डिमांड को लेकर के टूट गई और समझौता नहीं हो पाया। और फिर उन्होंने कई सीटों पर अपने कैंडिडेट घोषित भी किए और मेरे ख़्याल से उन्होंने करीब 20 के लगभग सीट्स को लड़ने का फैसला भी लिया। लेकिन इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी है, करीब मेरे ख़्याल से 3 दिन पहले। हुँ,
एक बहुत व्यापक मीटिंग हुई, कई 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 अ, दलित और सामाजिक न्याय से की लड़ाई से जुड़े हुए संगठनों की, और इसमें कई सांस्कृतिक संगठन भी थे, और जो दलित पैंथर के पुराने नेता थे, जो कहीं और गए नहीं, वो भी थे, लेखक भी थे, और जी, महाराष्ट्र के अलग-अलग हिस्सों में कई छोटे-छोटे गुट जो प्रभावशाली हैं उन इलाकों में, यूनिवर्सिटीज़ में, वो इकट्ठा आए, और उन्होंने काफ़ी चर्चा के बाद एक बहुत स्पष्ट घोषणा की कि इस इलेक्शन में जो दलित समाज, सामाजिक न्याय और डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के सबसे बड़े दुश्मन हैं, बीजेपी के लोग, उनको हराना बहुत ज़रूरी है। और उन्होंने अच्छा। ये भी बात मानी कि हम उनको अपने दम पर नहीं हरा सकते हैं। हुँ, हमारी ताकत ऐसी ये नहीं है बाबा साहब को भी इस बात का एहसास था। उस टाइम पर कि हुँ, अलायंसेस ज़रूरी हैं, हुँ, गठबंधन ज़रूरी है। लेकिन बाबा साहब ने उस समय जो कहा था कि हिंदू राष्ट्र जो स्थापित करना चाहते हैं, वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। क्योंकि जी, हिंदू राष्ट्र में हम वहीं चले जाएँगे जहाँ हम सैकड़ों साल पहले थे। जी, जी, इस जी, बात को कई दलित नेताओं ने, या जैसे आपने राजा ढाले वगैरह का नाम लिया, उन्होंने जी, उस ज़माने में इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था। लेकिन अभी ये जो घोषणा है, ये घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे उम्मीद है कि उस घोषणा को लोग शेयर करेंगे, उस पर जी, विचार करेंगे, क्योंकि उसपे उन्होंने बहुत समीक्षा करते हुए कहा है कि हमें कोई बहुत मतलब ऐसा कोई भ्रम नहीं है कि ये जो जी, विपक्षी पार्टियां हैं, इनका सामाजिक न्याय के बारे में बहुत सही दृष्टिकोण है, लेकिन इस वक्त ये सब चीजों को भुला करके भाजपा को हराना जरूरी है, क्योंकि भाजपा की जीत इसका मतलब है मनुवाद की जीत, मतलब अपने संविधान को खतरे में डालना, और जो भी हम लोगों को लड़ करके मिला है, वो सब कुछ हमसे छीना जाएगा। और एक तरह से उन्होंने जो प्रकाश अंबेडकर जी की लाइन थी, उसको भी नकारा है कि ऐसे मौके पर अपने आप लड़ना, खुद लड़ना, स्वतंत्र रूप से लड़ना, ये हमारे पूरे समाज के लिए और हमारे आंदोलन के लिए बहुत घातक होगा। तो ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही सकारात्मक बात है जो हुई है, और इसका मैंने असर भी देखा कि 2-3 सीटों पर जो प्रकाश अंबेडकर के कैंडिडेट थे, वो वापस हो गए हैं या वो नहीं हुँ, लड़ेंगे। और नागपुर में जो चुनाव हुआ, जिसमें गडकरी भाजपा के कैंडिडेट हैं, वहाँ जो नाना पाटोले हैं, उनको सीधे-सीधे प्रकाश अंबेडकर ने भी समर्थन दिया। तो ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण किस हैं। पार्टी के हैं? किस पार्टी के? कांग्रेस कांग्रेस के जो वो हाँ, कांग्रेस के अध्यक्ष कांग्रेस भी के हैं, अध्यक्ष हैं और काफ़ी महाराष्ट्र के। मतलब कांग्रेस के अंदर जो ज़्यादा प्रगतिशील, ज़्यादा मतलब तर्क संगत बातें करने वाले लोग हैं, किसान नेता भी वो अच्छे रहे हैं, जुझारू भी हैं, और पटोले लगातार पिछली बार उनको लास्ट मिनट पर कांग्रेस ने टिकट दिया था गडकरी के खिलाफ, लेकिन इसके हुँ, बावजूद कांग्रेस का वोट परसेंटेज 11% पिछली बार भी बढ़ गया था। अब की बार लोग कहते हैं कि गडकरी ने तो पहले कहा था कि मैं घर से ही नहीं निकलूँगा वोट माँगने, मेरा काम वोट माँगेगा। लोग मेरा काम देख करके अपने आप मुझे वोट देंगे। लेकिन फिर उनको 18-18, 20-20 घंटे कैंपेनिंग करनी पड़ी। तो लोग कहते हैं कि जैसे कि वो कहते हैं हिंदी में कि उनका भी चुनाव अटक गया है। तो ये जो हुँ, प्रकाश अंबेडकर ने समर्थन दिया, इसका अगर नागपुर जैसे, क्योंकि उसका बहुत प्रतीकात्मक बहुत महत्व है। एक तरफ आरएसएस का हेडक्वार्टर है, दूसरी तरफ दलित राजनीति का बहुत बड़ा गढ़ है, वहाँ केंद्र पर धर्मांतरण भी हुआ था डॉक्टर अंबेडकर का। एक बात और पता चली है वहाँ पर कि वहाँ सरदारों की संख्या बहुत है, हुँ, और सरदार काफ़ी वोट देते थे बीजेपी को वहाँ।
लेकिन अब की बार सरदारों ने एक तरह से बहिष्कार कर दिया इलेक्शन का, क्योंकि मोदी ने इतनी गालियाँ दी हैं उनको खालिस्तानी बार-बार कह कर के, और किसान आंदोलन में सरदारों को लगातार उन्होंने गरियाया है। तो ये भी हुआ कि उन्होंने वोट नहीं डाला, तो ये ख़ैर बातें हैं। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि महाराष्ट्र के दलित लेखन ने, दलित आंदोलन ने, बहुजन आंदोलन ने केवल महाराष्ट्र के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे भारत और खास तौर से उत्तर भारत के लोगों को बहुत प्रेरित किया है, हमेशा। जी, जी, अगर जी। ये बात जो वहाँ के लोगों ने मिल कर के तय की है और उन्होंने घोषणा पत्र जो दिया है, जो बड़ा लंबा-चौड़ा स्टेटमेंट दिया है, अगर ये भी हिंदी भाषी इलाकों में इसका भी मतलब भाषांतर होता है, अनुवाद होता है और इसकी मंगवाइए, ज़्यादा से ज़्यादा हैं? मंगवाइए, मंगवाइए, हम अनुवाद करवा देंगे। ज़रूर करेंगे, ज़रूर मँगवाएँगे। और इसकी अगर चर्चा है, इसीलिए आज जो ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में लोग काफ़ी देखते हैं अम्बेडकरनामा को, तो अगर वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो शेयर करें और दलित समाज के अंदर एक बार फिर भाजपा के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ एक गुस्सा पैदा करे कि ये लड़ाई केवल किसी को जिताने की नहीं है, बल्कि एक बहुत ही दकियानूसी विचारधारा को हराने की लड़ाई है। और जी, जी। इसमें मैं ये भी बात कहूँगी, मुझे बहुत अच्छा लगा, ये हाँ, जो बैठक हुई और इससे जो उन लोगों ने जो घोषणा की, इसका बहुत बड़ा महत्व उत्तर भारत के लिए हो सकता है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग बताएँ कि वहाँ उन्होंने क्या तय किया। क्योंकि ये तमाम लोग दलित पैंथर का आंदोलन, दलित साहित्यकारों का आंदोलन और इसके पहले रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का पूरा आंदोलन, इसने पूरे उत्तर भारत में बहुत ज़बरदस्त असर दलित आंदोलन पर और दलित विचार विमर्श पर डाला है। तो ये बहुत दिनों के बाद इस तरह की मीटिंग हुई और ये इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं देखती हूँ जब चुनाव का आंकलन होता है, वोटरों का आंकलन होता है, तो जो दलितों का वोट है, वो ये तो कहते हैं कि दलित इस समाज में 22% है, 30% है, लेकिन उस वोट को बहुत विभाजित दिखाई दिया जाता है, कि जो अलग-अलग दलितों के उप समुदाय हैं, वो कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, वगैरह-वगैरह। तो उत्तर प्रदेश में भी अगर आपको याद हो, कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इसका बहुत फ़ायदा उठाया और कहा कि केवल एक उपजाति है, जो बसपा को वोट देती है, बसपा सिर्फ़ उनके लिए काम करती है, बाकी सब हमारे साथ हो सकते हैं। और उन्होंने बहुत प्रचार उनके बीच में करके किया, विभाजित किया। तो अगर ये दलित आंदोलन बहुजन आंदोलन की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि भाजपा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि ये मनुवादी है, ये डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को खत्म करना चाहता है और हम लोग सबको सब कुछ भुला करके इनको हराने के लिए काम करना है। तो ये एक जिसको कहते हैं गेम चेंजर, मतलब इस चुनाव में अब जो आगे के चरण हैं, उसमें एक ज़बरदस्त असर डालने की बात हो सकती है। जी, मैं ऐसा है, जी, सामाजिक न्याय एक प्रक्रिया रही, सतत प्रक्रिया रही। डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस से लड़ते रहे लेकिन अल्टीमेटली संविधान सभा में कांग्रेस के रिकमेंडेशन पे गए और संविधान जो सभा थी उसमें ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्ष भी बने। और उन्होंने कहा था लखनऊ के अपने भाषण में कि मैं इस अपेक्षा से गया था संविधान सभा कि वहाँ मुझे अपने अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए कुछ करने का मौका मिलेगा। उन्होंने जो स्टेट एंड माइनॉरिटी लिखा था मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने सौंपा भी था। और बाबा साहब अम्बेडकर के बाद पूरा एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, सस्ता एजुकेशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज सब कुछ बने, पब्लिक सेक्टर यूनिट बना, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ और उससे जो है एक मिडल क्लास का फॉर्मेशन हुआ दलितों के बीच। क्योंकि दलितों के बीच शुरुआत पहले हुई उससे कुछ थी। था नहीं। हुँ। लेकिन अभी राहुल गांधी का मैनिफेस्टो जो है कांग्रेस पार्टी का न्याय पत्र, वो हमने पढ़ा है। वो काफ़ी चर्चा में है और 1942 में जो अम्बेडकर ने जो वायसराय को ज्ञापन दिया था, एक मेमोरेंडम दिया था ग्रीवेंसेस ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, उसमें मैं उससे कॉम्पैरेटिव एनालिसिस कर रहा था।
तो शैक्षणिक शिकायतें जो हैं, एजुकेशनल ग्रीवांसेस जो हैं, वो भी मैं पढ़ा, इनके घोषणा पत्र को भी पढ़ा। तो क्या लग रहा है कि इस न्याय पत्र का भी कुछ इम्पैक्ट है और लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी, आरएसएस हमारा मिडिल क्लास खत्म कर रही है, आरक्षण खत्म कर रही है, प्राइवेटाइजेशन कर रही है, एजुकेशन बर्बाद कर रही है, इसलिए प्राइमरी एजेंडा है कि बीजेपी को हराएँ। ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग बन रहा है क्या? जी। यही ये जो मैंने देखा महाराष्ट्र में ये जो मीटिंग हुई, उससे ये उम्मीद बनती है कि ऐसी कोई समझदारी बन गई है। क्योंकि दूसरी जगहों से भी जो वोटिंग की समीक्षा करने वाले लोग हैं, वो भी बता रहे हैं कि जो पढ़े-लिखे दलित समाज के लोग हैं, नौजवान हैं, वो अब अपने भविष्य के को लेकर के बहुत चिंतित हैं। क्योंकि बीजेपी की जो पॉलिसीज़ हैं निजीकरण की, स्कूलों को बंद करने की, स्कॉलरशिप न देने की, क्योंकि देखिए अ, अभी जो उत्तर प्रदेश की हालत है, वहाँ पर एक तरफ तो जो केंद्र सरकार है, ये बातों चर्चा में नहीं है। केंद्र सरकार ने इस साल में एससी, एसटी के लिए जो स्कॉलरशिप का पैसा पहली से आखिरी तक देते थे, वो बंद कर दिया और कह दिया अब हम हुँ, आगे नहीं देंगे। अब स्टेट्स को खुद इसका इंतज़ाम करना पड़ेगा। अब लोग देख नहीं रहे हैं कि कौन-सी स्टेट्स इंतज़ाम कर रहे हैं। केरला कर रहा है, तमिलनाडु कर रहा है, शायद कर्नाटका कुछ हद तक कर रहा है। लेकिन बाकी अगर आप उत्तर भारत में आएँ, तो उत्तर भारत में तो गवर्नमेंट स्कूल्स भी बंद हो रहे हैं। 65,000 गवर्नमेंट स्कूल्स पिछले कुछ सालों में ये यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ यहाँ बंद हुए हैं। तो सरकारी स्कूलों में तो मुफ्त में शिक्षा मिल रही है। हुँ, तो वो अगर बंद होंगे तो ये गरीबों के बच्चे कहाँ जाएँगे? नॉट ओनली एससी, एसटी बाकी गरीब भी। लेकिन जी। अगर स्कॉलरशिप भी बंद हो जाएगा, तो आखिर ये जो बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि पढ़ लिख करके कम से कम किसी अ, पेशे की हमको ट्रेनिंग मिल जाए। बहुत बड़ा भी सपना नहीं है कि सब इंजीनियर बन जाएँगे या डॉक्टर बन जाएँगे, लेकिन जी, आईटीआई में हमको ट्रेनिंग मिल जाए, नर्स की ट्रेनिंग मिल जाए, अब तो वो भी सब रास्ते बंद हैं। मैं आपको बताऊँ, उत्तर प्रदेश में जब कोरोना चल रहा था, तो उस समय जान में जोखिम डाल करके बहुत सारी दलित बच्चियों ने सरकार की स्कीम, जो नर्स की ट्रेनिंग देने वाली थी, उसमें दाखिला लिया और उस कोरोना पीरियड में जाकर के जो सरकारी अस्पताल थे, उनमें जाकर के नर्सों का काम किया। फिर जब कोरोना खत्म हुआ, उनको कहा गया कि नहीं अभी आपको तो और ट्रेनिंग लेनी है। तो वो बेचारियाँ फिर सब इधर-उधर उन्होंने दाखिला लेने की कोशिश की, लेकिन उनका स्कॉलरशिप बंद हो गया है। मेरे पास पता नहीं कितनों के फ़ोन आते हैं कि हम कैसे नर्स बने? आधी हमारी ट्रेनिंग हुई है, हमने कोरोना में काम भी किया, अब हम आगे चल नहीं पा रहे। अब हमारे यहाँ यूपी में एक दलित मिनिस्टर हैं, सोशल वेलफेयर के, वो कहते हैं भाई कुछ नाम भेजिए हम उनकी मदद करेंगे। तो नाम देने और मदद करने की बात नहीं है, एक पूरे पॉलिसी समुदाय का अधिकार छीन रहा है। तो अगर इसका एहसास लोगों को होने लगे और वो अपने इन अधिकारों को फिर से हासिल करने के लिए पहले भाजपा को हराएँ और उसके बाद जो भी जीते उनसे भी लड़ें, तो फिर ये जो मामले हैं, इनमें कुछ रास्ता निकल सकता है। मैम क्योंकि एक ये जो सवाल सरकार हाँ, ने स्कॉलरशिप बंद की है, मैं देखती हूँ उसकी चर्चा कितनी कम होती है। क्यों हुँ, कम हुँ, होती है मुझे समझ नहीं आता। हुँ। अभी आप घूम रही हैं पूरे देश भर में और एक तरफ मुर्गा मछली, मटन मंगलसूत्र, मंदिर सब चर्चा में है। राम मंदिर भी चर्चा में है। क्या ये जो एक पूरा विश्व गुरु बनाने का, भाषण देने का, मुसलमानों को बाँट देंगे सब छीन के और सब इसकी कोई इसका इम्पैक्ट है? कितना इम्पैक्ट है? देखिए, मुझे लगता है कि इसका अगर इम्पैक्ट है तो केवल जो भाजपा के मतलब पक्के वोटर हैं, उनको और पक्का बनाने का इम्पैक्ट है। अच्छा। क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि जैसे अलग-अलग चीज़ों पर एक तो आप क्या खाते हैं, अब इस पर लोग नाराज़ होने लगे हैं कि आपको क्या पड़ी है? एक तरफ तो जिनके पास खाने को है नहीं, उनकी आपको चिंता नहीं है। हम लोग हंगर इंडेक्स में कहाँ नीचे चले गए हैं। हमारे यहाँ लोग भूखे मर रहे हैं।
5 करोड़ बच्चे हर रात को भूखे पेट सोते हैं, उनकी आपको चिंता नहीं है। मछली कौन खा रहा है नवरात्र में ये क्या कहते हैं मटन, बकरा कौन खा रहा है, इसमें आपकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। तो ये चीज़ें अब मुझे लगता है लोग चिढ़ने लगे हैं। फिर ये जो पूरा उन्होंने एंटी मुस्लिम इतना पूरा वो किया, तो कुछ लोग जो बीजेपी के खिलाफ नहीं थे, लेकिन वोट भी उनको दे देते थे, उनको भी ये रास नहीं आई। उनको भी हुँ, ये बात अच्छी नहीं लगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा निचले दर्जे का भाषण था। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ रहा है और रतनलाल जी एक असर इसमें ये भी पड़ सकता है कि जो बीजेपी के खिलाफ है, ये उनको प्रेरित कर सकता है कि वो और बड़ी ताकत में जाकर के वोट डालें, क्योंकि ये खतरा पैदा हो रहा है कि भई इनके जीतने से क्या हाल होगा इस देश का। चलिए अभी मैम प्रकाश आंबेडकर जी, ने एक अच्छा काम किया कि ये जो मोदी का घुसपैठिए, उन्होंने कहा कि सारे मुसलमानों को घुसपैठिया घोषित किया। प्रकाश आंबेडकर ने बड़ी तीखी टिप्पणी इसके खिलाफ की, कि ये हम लोग हुँ, कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये बहुत गंदा, बहुत बकवास भरा भाषण है। तो हुँ, मतलब इस जो भी है प्रकाश आंबेडकर अगर कुछ कहते हैं, उसका असर दलित समाज और दूसरे लोगों पे कुछ ना कुछ तो पड़ता है। पड़ता है। तो हुँ, ये जो प्रतिक्रिया हुई है, उनके हुँ, इस गंदे भाषणों की, इसी की को तो हम लोग भूल जाएँगे, इसी से कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन हुँ, लोग अगर बुरा उनको बुरा लग रहा है, क्योंकि लोग समझ रहे हैं हमारे यहाँ एक अच्छी मसल है, कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे। जी, और जी, इससे बिल्कुल लग रहा है कि ये खिसियाहट में अब खंबा नोच रहे हैं, उन्हें जुलूम पीटना शुरू कर दिया क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि जो उनका सपना था, बहुत बड़े पैमाने पर वोटों को बटोरने का, वो सपना पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन रतनलाल जी एक बात और मैं कहूँगी, जी, ये इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने ये जो बोला कि हम ये लोग धन का बँटवारा करना चाहते हैं। तो जो गरीब तबका है, जो लोन में तबका वो तो चाहता है कि धन का बँटवारा हो। हुँ, क्या बुराई हुँ, है इसमें? अगर एक 10% लोग देश के संसाधनों और दौलत के आधे हिस्से पर काबिज़ हैं, तो ये कहना कि भई इनका कुछ धन इनसे लिया जाए जो ये अरबपति, खरबपति हैं, इनके ऊपर कुछ टैक्सेस बढ़ाए जाए, ये जो विरासत में पाते हैं, कोई इसमें उनका योगदान नहीं है, ये इस पर टैक्स लगाया जाए, तो बहुत बड़े पैमाने पर मुझे लगता है कि कमेरू लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। हाँ, ऐसा जी। होना ज़रूरी है। जी, शुक्रिया मैम और दोस्तों सुभाषिनी अली जी हैं पूरा ग्राउंड ज़ीरो से बता रहे हैं कि क्या चल रहा है। मुर्गा, मटन, मछली, मंगलसूत्र बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं डाल रहा है, मुद्दों की बात लोग कर रहे हैं। अगले एपिसोड में इनसे मुझे बात करेंगे, भारत के का संविधान बनाम मनुस्मृति। इस चुनाव में संविधान चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ संविधान खत्म करने की बात हो रही है। जितने लोगों ने चर्चा की संविधान खत्म करेंगे, मोदी साहब ने किसी पे कोई एक्शन नहीं लिया। उल्टा वो चुनाव भी वैसे लोग लड़ रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, संविधान खत्म करने की बात कर रहे हैं। अगले एपिसोड में इसी विषय पर चर्चा होगी। शुक्रिया, शुक्रिया मैम।